हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथशाला। दिस इज रियल एनालिसिस लेक्चर नंबर 35। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशियबिलिटी, और हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि अगर फंक्शन के डेरिवेटिव बाउंडेड है, अगर कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव जो है वो बाउंडेड हो, दैट इज एफ प्राइम एक्स का मॉडुलस जो है दैट इज लेस इक्वल्स सम नंबर m फॉर x बिलोंग्स टू iota, then so if derivative is bounded implies f satisfies Lipschitz condition, sorry, satisfies Lipschitz condition. अब देखिए कैसे, तो डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन लिखिए, मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन मॉड एक्स माइनस वाई, और ये क्या दे रखा है, डेरिवेटिव बाउंडेड है ना, दैट इज लेस देन m। इसको सॉल्व करेंगे, ये मैंने करवा रखा है आपको, है ना, ये यस सर, m टाइम्स x माइनस वाई। ठीक है, अब मैं आपसे इसका कन्वर्स क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। व्हाट अबाउट कन्वर्स? कन्वर्स मतलब क्या लिप्सिस इंप्लाइज बाउंडेड डेरिवेटिव? बाउंडेड डेरिवेटिव, दैट्स अ बिगर क्वेश्चन, है ना। अगर आप थोड़ा सा देखें तो कई बार लोगों को लगता है कि ये सही है। कैसे? लिप्सिस की कंडीशन क्या है, मॉड एफ माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस इक्वल k टाइम्स x माइनस वाई, है ना। लोग कहते हैं सर एक काम करो, इसको नीचे ले आओ। मैंने कहा ठीक है, ले आएंगे। मॉड x माइनस वाई लेस देन k। एक काम करो सर, यही तो एफ एक्स एफ प्राइम एक्स होता है, तो सर इसको लिख दो एफ प्राइम एक्स लेस देन k, हो गया फंक्शन डेरिवेटिव बाउंडेड। क्या ये आर्ग्यूमेंट ठीक है या फिर इसमें कहीं मिस्टेक है, बताइए। अगर सर ठीक लिमिट है, x टेंड्स टू y नहीं है ना? एग्जैक्टली, लिमिट x टेंड्स टू y इसमें नहीं है। इसका मतलब यानी कि अगर मैथमेटिकली हम और बेटर लैंग्वेज में कहें तो इसका मतलब ये है कि सर इसकी लिमिट, जब लिमिट x अप्रोचेस टू y, तब ये एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये किसने गारंटी दे दी? ये लिमिट जो आपको दिख रही है ना, ये एग्जिस्ट भी करेगी क्या, है ना। किसने आपको, क्योंकि जब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तब इसको एफ प्राइम के इक्वल लिखा जाता है। डिफरेंशियबिलिटी में क्या लिखा जाता है, लिमिट x अप्रोचेस टू y एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है एंड इक्वल्स टू एफ प्राइम एक्स। कब? जब लिमिट ये एग्जिस्ट करती है। तो इस लिमिट की एग्जिस्टेंस की गारंटी नहीं है, इसलिए लिप्सिस इंप्लाइज डेरिवेटिव आंसर इज, सॉरी, बाउंडेड डेरिवेटिव आंसर इज नो और नॉट इन जनरल। ऐसा आप नहीं बोल सकते, ठीक है। नहीं बोल सकते, ठीक है। एग्जाम्पल जैसा कि क्लास में डिस्कस भी हुआ, एग्जाम्पल आपको लेना है तो मॉड एक्स ले लीजिए। मॉड एक्स 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन देखो लिप्सिस तो हर जगह है ना। लिप्सिस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल ऑन एनी इंटरवल कंटेनिंग 0। बताइए, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा इंटरवल जिसके अंदर 0 आ रहा हो, है ना, उसके अंदर फंक्शन लिप्सिस तो हो जाएगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। ये भी डिफरेंशिएबिलिटी पे ऐसा क्वेश्चन है जो कभी भी सीएसआई या नेट में या गेट में ऐसे बना के पूछ सकते हैं। देखो कैसे, मान लीजिए गिवन है मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस इक्वल k टाइम्स x माइनस वाई टू द पावर अल्फा, ठीक है।
मान लीजिए ये गिवन है, so let f satisfies this condition। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। let f satisfies this condition for some alpha belongs to R, then सोचिए, पेन पेपर, मैंने हमेशा कहा है पेन पेपर साथ रखा करो, है ना। तो सोचो इस पे क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको पहला ऑप्शन दे रहा हूं, f is always UC uniformly continuous for any alpha। option B, f has bounded derivative for alpha greater than 0, है ना। और ऐसे करके मैं ऑप्शन बना सकता हूं एक f has bounded, f is sorry, कुछ लोग मुझे आंसर कर रहे हैं। ओके गुड्डू जी आप जा सकते हैं। f has f has मतलब f is differentiable for alpha greater than 0 and D none of the above। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है हमको, you just keep on thinking fx minus fy to the power sorry is less equal k times x minus y to the power alpha। आप कहोगे सर एक चीज तो क्लियर है क्या, अगर चलो इसमें नॉट ना देख के ऐसे दे देता हूं, f satisfies Lipschitz condition for some alpha, f satisfies Lipschitz condition for some alpha। तो आप ये देख पाएंगे कि ये वाला तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। वो सम अल्फा कौन सा है, अल्फा इक्वल टू 1, बताइए यस और नो। यस सर। यस सर। है ना, अल्फा इक्वल टू 1 के लिए लिप्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यूसी और डिफरेंशिएबिलिटी पे। क्या अल्फा के पॉजिटिव होने पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, या अल्फा के पॉजिटिव होने पे फंक्शन बाउंडेड डेरिवेटिव रखेगा, या कोई भी अल्फा ले लो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, फंक्शन हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, है ना। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, थोड़ा सा सोचिए फिर मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए, तो हम इस प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए अल्फा को 3 पार्ट में बांट देते हैं। पहला है इफ अल्फा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अच्छा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, अल्फा इज 1 प्लस समथिंग, राइट, 1 प्लस समथिंग। अब अगर आप इसको देखें, देखिए इसका मतलब है एफ एक्स माइनस एफ वाई, ठीक है, इज लेस इक्वल के टाइम्स एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई टू द पावर समथिंग, एंड दिस समथिंग इज पॉजिटिव, है ना। इसको बीटा नाम दे दें। यस सर। से बीटा, तो यहाँ पे ये समथिंग की जगह पे बीटा आ जाए, यानी कि 1 एक पावर तो पूरी पूरी आपके पास आ जाएगी। क्यों निकाली है ये पावर, सबको पता होगा। सर डिनोमिनेटर में ले जाना चाह रहे हो, क्यों, डेरिवेटिव तो ऐसे ही बनेगा, अपॉन मॉड x माइनस वाई is less equal k times x minus y to the power beta, where beta is some positive number। ठीक है, अब जरा सोचो आगे का। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैंने दोनों तरफ अप्लाई लिमिट x approaches to y both side, क्यों ऐसा कर रहा हूं, ताकि मैं लेफ्ट हैंड साइड को डेरिवेटिव बना सकूं। लिमिट x approaches to y
mod fx minus fy upon mod x minus y limit x approaches to y, है ना, k टाइम्स, तो k तो बाहर आ जाएगा, mod x माइनस वाई टू द पावर बीटा। अब देखो ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये वैल्यू फाइनाइट होगी कि नहीं होगी, बताइए, कि ये लिमिटिंग वैल्यू तो इसी के इक्वल है ना। इफ x अप्रोचेस टू y, तो x माइनस वाई का क्या हाल होगा बताओ? 0 सर। ये जीरो नहीं हो जाएगी? तो और जब ये लिमिट जीरो यानी फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी तो इसको f प्राइम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज लेस इक्वल जीरो इंप्लाइज, अब लेस देन जीरो तो मॉड्यूलस वैल्यू हो नहीं सकती, तो f डैश x इक्वल टू जीरो, और किसी नंबर का मैग्नीट्यूड जीरो है इसका मतलब वो नंबर जीरो है, जीरो, और किसी का डेरिवेटिव जीरो है इसका मतलब फंक्शन क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। यानी कि अल्फा ग्रेटर देन 1 के लिए, फॉर अल्फा ग्रेटर देन 1 f इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब देखना, ठीक है, कांस्टेंट है तो देखो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा हमेशा, दूसरा हमेशा बाउंडेड होगा, तीसरा डिफरेंस सब होगा ना, डिफरेंशिएबल होगा, चौथा बाउंडेड डेरिवेटिव भी होगा, और जो जो सोच सकते हो सब होगा, क्यों? फंक्शन कांस्टेंट। अब आ जाओ केस 2। केस 2 में क्या है? केस 2, इफ अल्फा लाइज बिटवीन 0 to 1। अब देखो इसमें, देखो इक्वल टू 1 के लिए तो अलग केस होना चाहिए मेरे हिसाब से, चलो इक्वल टू 1 के लिए केस देख लेते हैं। अल्फा इक्वल टू 1, बताओ क्या होगा? अल्फा इक्वल टू 1 लिप्सिस हो जाएगा, यस सर। और यूसी हो जाएगा, ये दो चीजें हो जाएंगी। बाउंडेड डेरिवेटिव पता नहीं, ठीक। अब आ जाओ केस 3। केस 3 में क्या आएगा? अब देखो सोचो इसके बारे में, यानी fx माइनस fy, देखो इसमें से कोई भी केस एग्जाम में पूछ सकता है, ऊपर 2/3 दे देगा, कुछ भी दे देगा, k टाइम्स x माइनस वाई टू द पावर अल्फा वेयर अल्फा लाइज बिटवीन 0 to 1। अब मुझे इतना बताओ, अगर ये वैल्यू मैं इधर लेके चला जाऊं, क्या ये इलिप्सिस है? नहीं सर, 0 से 1 में नहीं। नॉट इलिप्सिस, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या यूसी है? कोई भी बताओ, मतलब जो आपको फील हो रहा है, गलत सही नहीं, आपको क्या फील हो रहा है? यहाँ पे सीख रहे हैं ना हम लोग, आंसर थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सर मुझे नहीं लग रहा है। नहीं यूसी तो होगा, लग रहा है सर हमको। यूसी होगा, उसका कारण है, आप डेफिनेशन देखेंगे तो यूसी की समझ में आ जाएगा। देखिए यूसी क्यों है, यूसी क्या कहता है कि अगर x माइनस वाई का मॉड लेस देन डेल्टा है तो fx माइनस एफ वाई जो है वो किसी नंबर से छोटा होना चाहिए। तो आप साफ देख पाएंगे इस रिलेशन के हिसाब से क्या आएगा, k टाइम्स डेल्टा टू द पावर अल्फा। लो इसको एप्सिलॉन मान लो, ये आपकी दूसरी छोटी वैल्यू है। हो गया कि नहीं यूसी? करेक्ट है? Yes, sir. लेकिन देखिए अगर आप डिफरेंशियबिलिटी की या बाउंडेड डेरिवेटिव की बात करें वहां गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? फिर से आ जाओ, fx माइनस एफ वाई लेस इक्वल k टाइम्स x माइनस वाई टू द पावर बीटा अल्फा। अब एक चीज आप ध्यान दो, अल्फा जो है वो 0 से 1 के बीच की कोई क्वांटिटी है, तो क्या पूरा एक फैक्टर यहाँ पे उतार के ला सकते हो? अगर आपने उतार भी दिया तो क्या होगा? मान लो आपने एक पूरा फैक्टर नीचे लेके आ गए, k टाइम्स, इधर क्या बचेगा बताओ? इधर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा, भाई एक फैक्टर नीचे लेके आ गए तो ये अल्फा माइनस 1 हो गया। और देखो
अल्फा जब पॉजिटिव है 0 से 1 के बीच में है तो अल्फा -1 नेगेटिव हो जाएगा। भाई अल्फा 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू है, उसमें पूरा 1 एक कंप्लीट तुम सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो पूरा 1 सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो तो नेगेटिव ही होगी ना। यानी यहाँ पे क्या जनरेट हो गई, नेगेटिव पावर। तो जब एज x अप्रोचेस टू y तो राइट हैंड साइड कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे। क्यों? इन्फिनिटी। 1/x - y जैसा कुछ होगा, नेगेटिव है ना पावर, समझ रहे हैं। तो ये ना डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ना बाउंडेड डेरिवेटिव की बात होगी। तो केवल और केवल ये दो चीजें यहाँ पे होंगी। ठीक है भाई, यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है भाई, अब लास्ट केस देखो। लास्ट केस क्या है, केस 3। सर आवाज भी ब्रेक हो रहा है और मतलब पूरा सही से स्क्रीन भी नहीं दिख रहा। यस सर, ओके स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है बहुत लेट से। ओके ओके ओके। तो अब देखिए अल्फा लेस देन 0 का अगर केस है तो सर मुझे ना अब जब से केस 2 समझा रहे हो तब से कुछ भी नहीं दिख रहा है, और क्या? पंकज गौर है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग लिख के आ रहा है पर कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, अभी अभी क्या है पोजीशन है। चलिए, अब अल्फा लेस देन 0 के लिए अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो fx माइनस fy मस्ट बी लेस इक्वल k टाइम्स x माइनस y, और यहाँ पर अल्फा विच इज ऑलरेडी नेगेटिव, यानी कि अगर मैं इसको कुछ दूसरी तरह से लिखना चाहूँ fx माइनस fy k टाइम्स k अपॉन x माइनस y टू द पावर माइनस अल्फा, वेयर एज माइनस अल्फा इज पॉजिटिव, यानी 1 अपॉन समथिंग में आएगा। अब आप यहाँ से देखो कि ये यूसी भी नहीं रहेगा, उसकी उसकी वजह है Yes, क्यों यूसी नहीं रहेगा, बिकॉज अगर आप x माइनस वाई को लेस देन डेल्टा मान भी लो तो इस रिलेशन के हिसाब से fx माइनस fy मस्ट बी लेस इक्वल k ये टाइम्स, बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ दिस विल बी सम डेल्टा टू द पावर सम पॉजिटिव, है ना। तो ये Yes, कितना बड़ा बहुत वैल्यू हो छोटा। जाएगा, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, इट्स नॉट पॉसिबल। तो Yes, नॉन sir. यूसी, और जब यूसी ही नहीं है तो आगे लिप्सिस भी नहीं है ना, नॉट लिप्सिस और नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल इसका मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं, ठीक है, तो अगर यहाँ पर fx माइनस fy लेस इक्वल k टाइम्स x माइनस y टू द पावर अल्फा, इफ योर अल्फा इज इक्वल टू 1 implies ellipsis uc, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी कैन नॉट बी गारंटीड, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1, है ना, तो फंक्शन कांस्टेंट, और कांस्टेंट हो गया तो सब मिल जाता है। इफ योर अल्फा इज 0 to 1 देन यूसी मिल जाता है ना, लिप्सिस नहीं मिलता, केवल यूसी मिलता है। और अगर अल्फा लेस देन 0 हो गया तो कुछ नहीं मिलता है, नथिंग। ठीक, ये 4 चीजें हैं जो एक साथ मैंने समअप करके लिखवा दी है। अब देखिए, यहाँ से डिफरेंशिएबिलिटी को खत्म कर रहा हूँ, है ना। आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पढ़िए, कोई डाउट आता है तो जरूर क्लास में डिस्कस करिए। चलिए, अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग नए ऐड हुए थे, मतलब अब तो वो उतने भी नए नहीं रहे, काफी टाइम हो गया है, लेकिन ये जो सीक्वेंस और जो सीरीज का टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ लें। मैंने काफी डेप्थ में इसकी थ्योरी कवर करी है, उसको अच्छे से एक बार जाके पुराने लेक्चर्स में देखें, है ना, उसके बाद ही उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। देखो सीक्वेंसेस, इसमें भी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। आप कहेंगे सर जो सीक्वेंसेस हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे, क्या वो सीक्वेंसेस में और इन सीक्वेंसेस में कोई रिलेशन है, इज देयर एनी कनेक्शन? तो मैं आपको बोलूंगा कि यस, देयर इज अ वेरी, दे आर वेरी मच कनेक्टेड। क्यों? क्योंकि पिछले वाले सीक्वेंस में, अगर आप पिछले सीक्वेंस an की डेफिनेशन लें तो क्या हुआ करता है,
सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसका इनपुट क्या होता है, नेचुरल नंबर, और आउटपुट क्या होता है, आर। इसका मतलब सीक्वेंस एक ऐसा पैटर्न है जिसमें हर पॉइंट A1, A2, A3, इसका मतलब हर आउटपुट जो होता है वो क्या होता है, एक नंबर होता है, एक डिजिट होता है ना, नंबर या फिर डिजिट। उनको क्या कहते हैं, सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स। अगर डिजिट यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो हम कहेंगे सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि एक पैटर्न है जिसका हर डिजिट यानी हर आउटपुट जो है वो एक फंक्शन है, आप बोलेंगे कैसे? मैं बोलूं देखो, पहला फंक्शन है x, दूसरा है x स्क्वायर, तीसरा है x क्यूब, चौथा है x टू द पावर 4, पांचवा है x। कैन यू प्रेडिक्ट द nth वन? आप बोलेंगे x टू द पावर n। ओके, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये पैटर्न पूरा का पूरा कहाँ जाके कन्वर्ज करेगा? आप बोलोगे सर अगर यहाँ डिजिट होते तो मैं बता सकता था, यहाँ पे तो फंक्शंस हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए पहला sin x, दूसरा है sin 2x, तीसरा है sin 3x, sin 4x, nth टर्म अगर मैं आपको लिखने को बोलूं तो आप बोलेंगे sin 4x। अब क्या ये पैटर्न भी कहीं कन्वर्ज कर रहा होगा, है ना? क्योंकि भाई पैटर्न है तो कन्वर्जेंस का तो मतलब यही है, वो जो पुराना कन्वर्जेंस हम लोगों ने पढ़ा है। तो आप फिर से वही कहेंगे सर अगर ये नंबर्स होते तो मैं इनके बिहेवियर को देख के पता लगा सकता था, लेकिन यहाँ पे तो फंक्शंस हैं। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, कम से कम आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में तो लिख सकते हो। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। पहले वाले सीक्वेंस का कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होगा, x टू द पावर n, और दूसरे वाले का कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होगा, sin nx। है ना? सिंपल है, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, पता नहीं लोग क्यों इस तरह कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं इसको, बहुत सिंपल है। अब देखो x टू द पावर n और sin nx। आपने कहा कि सर पहले तो हम सीक्वेंस को an ऐसे लिखते थे, an माइनस 1 टू द पावर n, यहाँ कैसे लिखे? मैंने कहा an क्यों लिखते थे, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो पहले आउटपुट को डिक्लेयर करता था, सेकेंड टर्म a2, सेकेंड टर्म को a3, थर्ड टर्म को एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है यानी n इक्वल टू 1 देके आपको पहला फंक्शन मिल रहा है, लेट अस से f1, n इक्वल टू 2 देके आपको क्या मिल रहा है, दूसरा फंक्शन f2, n इक्वल टू 3 देके आपको तीसरा फंक्शन मिल रहा है f3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको कंप्रेस करके, पहले वाले को अगर आप an लिख रहे हैं तो इसको कंप्रेस करके क्या लिखना चाहिए, इसको कंप्रेस करके क्या लिखना चाहिए, क्या fn स्क्वायर, fn स्क्वायर? नहीं नो सर, किसके लिए हम लोग लिख पा रहे हैं? हम लोग f1 f2 f3 इसकी बात कर रहे हैं। सीक्वेंस x टू द पावर n के लिए या नहीं, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसको देखेंगे तो पहले वाले को f1, दूसरे वाले को f2, f3, लास्ट में fn, nth टर्म को। तो अगर मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हम लिखते हैं fn और फिर x फंक्शन के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हर टर्म जो है वो अपने आप में एक फंक्शन, यानी कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का मतलब है कि हर टर्म में एक फंक्शन का अपीयर होना। और कॉम्पैक्ट फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसको fnx इसलिए लिखते हैं क्योंकि हर टर्म जो है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि fnx को अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो दिस इज f1x। n इक्वल टू 1 के लिए आपको पहला फंक्शन मिलता है, फिर f2x, n इक्वल टू 2 के लिए आपको दूसरा फंक्शन मिलता है एंड सो ऑन। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज f90x, तो आप कहोगे सर इस पूरे पैटर्न में n इक्वल टू 90 रखने पे जो फंक्शन हमें मिलेगा वो है f90x। बताइए ये चीज समझ में आई? यस सर। अब अगला क्वेश्चन Yes. आता है
कि इसका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ये सब कैसे डिसाइड होगा। हम लोग इसको धीरे धीरे डिकोड करेंगे। उससे पहले एक सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि सर क्या fn x का कोई डोमेन होना चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक डोमेन नहीं होगा ये x इनपुट कहाँ से लाओगे। फंक्शन है तो सर होगा। फंक्शन है तो डोमेन तो होगा ही, यानी कि इस फंक्शन का भी कोई डोमेन होगा, इस फंक्शन का भी कोई डोमेन होगा, इसका भी कोई डोमेन होगा, हर फंक्शन का इंडिविजुअली कोई डोमेन होगा। तो इसको हम लोग प्री डिफाइन कर लेते हैं, है ना। तो हम कहते हैं लेट fn x बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन या फिर अ पैटर्न ऑफ फंक्शंस। मुझे लगता है अब क्लैरिटी मिल गई होगी कि इसका मतलब क्या है। फंक्शंस डिफाइंड ऑन i। अब इसका मतलब क्या है, इस इंटरवल i पर डिफाइन होने वाले मतलब जितने भी फंक्शंस इसमें जो पैटर्न है, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, इन सब का डोमेन क्या होगा, ये i। अब अचानक से जिन लोगों ने मुझसे ही ये सब पढ़ा है उनके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होंगी। सर मोनोटोनिक सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में फिर वही एग्जांपल है ना कि कितनी देर के बाद आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, कौन सा वो एन नॉट मिलेगा। मैं कह रहा हूँ देखो पैटर्न को स्टडी कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ लीजिए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये एन नॉट मिलना और ये सब ये तो होगा ही होगा, है ना। लेकिन किस तरह से होगा उसका ब्यूटी देखने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा और हम लोग इसको समझें तब बता पाएंगे कि पैटर्न का कन्वर्जेंस क्या है ना। प्लीज पीछे के वीडियो जरूर देखें, है ना, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखो, अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं आपको, तो पहला एग्जांपल मैं बना सकता हूं x टू द पावर n। फिर मैं बना सकता हूं sin nx। फिर मैं एक पैटर्न मतलब कुछ ऐसा पैटर्न बनाओ जिसमें आउटपुट जो है वो डिजिट ना हो के अपने आप में एक फंक्शन हो। ठीक है, फिर क्या मैं tan x भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल। सर क्या e टू द पावर nx लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। e टू द पावर nx को अगर आप एक्सपेंड करो तो क्या आएगा, e टू द पावर x, e टू द पावर 2x, e टू द पावर 3x एंड सो ऑन। ये लो, ये पैटर्न बन गया। हर टर्म अपने आप में एक फंक्शन है। बहुत अच्छी बात है। आओ एक टर्म को स्टडी करें, आओ इसके कन्वर्जेंस को स्टडी करें। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। स्टडी द बिहेवियर ऑफ sequence of functions x to the power n on two different intervals. First interval is open 0 1, second interval is closed 0 1। चार इंटरवल पे इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, थर्ड इज क्लोज 0 ओपन 1 एंड फोर्थ इज क्लोज 0 ओपन 1। हाँ, और सॉरी क्लोज 0 नहीं, 1 पे क्लोज करो और 0 पे ओपन करो। उसका रीजन है अभी दिखा दूंगा आपको। और लास्ट है जो है, लास्ट है -1 to 0 और यहाँ भी ओपन। ये चार इंटरवल्स में इस फंक्शन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। बिहेवियर मतलब कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक एल्गोरिथम, एक प्रोसेस है ना। तो वो एल्गोरिथम क्या है उसको समझ लेते हैं। वो समझ में आ गई, बात खत्म, है ना। सबसे पहले
Point number 1, notice the domain of sequence of functions। यानी कि सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप उसका डोमेन नोटिस करें। ये जो 4 अलग अलग डोमेन है ना, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि देखो कन्वर्जेंस जो है कहीं ना कहीं वो आप एक फंक्शन को एनालाइज नहीं कर सकते, आपको उसके आउटपुट्स के ऊपर एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और आउटपुट्स मिलेगा कहां से? इनपुट रखने पे। इनपुट का मतलब क्या होता है? डोमेन ही तो होता है। और इनपुट क्या है? डोमेन ही है ना। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या बताई? नोटिस द डोमेन। सेकेंड पॉइंट क्या है? कंस्ट्रक्ट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डबल स्टार दे दो। ये पॉइंट जिसने बनाना सीख लिया, बात खत्म। कंस्ट्रक्ट द पॉइंट सीक्वेंसेस। आप पूछेंगे सर ये पॉइंट सीक्वेंसेस क्या होती है? अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा पॉइंट सीक्वेंसेस क्या होती है। थर्ड पॉइंट, if each point sequence is convergent, no matter at same or different point। अब समझिएगा इसको मैं क्यों लिख रहा हूं। Then if each point sequence is convergent, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे वो कन्वर्ज किसी भी पॉइंट पे करें, उनका नेचर इंपॉर्टेंट है, यानी कन्वर्जेंट होनी चाहिए। चाहे वो डिफरेंट पॉइंट्स पे भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन fnx is point wise convergent। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट यानी कि ऐसे समझ लो कि अब हम लोग कंटिन्यूटी डिफाइन कर रहे हैं, और इसी कंटिन्यूटी के अंदर एक पर्टिकुलर नेचर को हम लोग क्या बोल देंगे? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो हम लोग पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस डिफाइन कर रहे हैं। इसी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में एक पर्टिकुलर नेचर को, जो आप समझ गए हैं कि यूनिफॉर्मिटी अगर है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में, तो वही पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या बन जाएगा? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, तो ये तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं इसका। अगर एग्जाम्पल में पूछा है x टू द पावर n ऑन ओपन 0, या सपोज सबसे पहले मैं क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0 1 के लिए करूंगा। मान लो इस पे स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि नोटिस द डोमेन। तो डोमेन को नोटिस करके आपको ये पता चला कि इसमें 0 भी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है, एंड ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ओके, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट क्या है? construct point sequences। So the next question is how to construct point sequences। तो देखो point sequence का मतलब ये होता है how to construct point sequences। देखो choose a point, ये जो लिखवा रहा हूं ये बिल्कुल मेरी लैंग्वेज है, इसमें किताबी कुछ नहीं है ना। चूज अ पॉइंट फ्रॉम द गिवन डोमेन। डोमेन से एक पॉइंट निकालो एंड सब्स्टिट्यूट इट इन fnx। सो यहां पर आपने मान लो पॉइंट चूज किया था से अल्फा, एंड सब्स्टिट्यूट इन fnx, है ना। तो क्या मिलेगा? दैट इज यू विल गेट fn एट अल्फा। अब देखिए fn एट अल्फा क्या है? यही fn एट अल्फा जो है इज कॉल्ड पॉइंट सीक्वेंस। यानी कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो सीक्वेंस बनती है उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट सीक्वेंस। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया कैसे? मैं बोलूंगा इस इंटरवल से एक पॉइंट उठाओ। आपने कहा सर
लेट अस से हाफ उठा लिया, मैंने कहा उठा लो, फिर इसमें रखो, यानी fn एट हाफ को स्टडी करो, तो क्या आएगा हाफ टू द पावर n, यानी कि 1/2 टू द पावर n। अब क्या बन गया ये, क्या ये रियल नंबर सीक्वेंस बन गया? इसको तो हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा है सर, ये तो 0 पे जाएगा, Yes, sir. इसको तो हमने स्टडी कर रखा है। फिर दूसरा पॉइंट बनाओ 1/1/3 fn एट 1/3, सो 1/3 टू द पावर n। सर ये भी 0 पे जाएगा, ये भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसको भी हमने स्टडी कर रखा है। तो मैं आपसे पूछूं कि ठीक है आपने स्टडी कर रखा है, अच्छी बात है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि फॉर एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 1 your fn alpha will go to 0? मतलब आप x equal to 0 रखोगे तो 0 0 0 कांस्टेंट सीक्वेंस बनेगा, फिर 0 से 1 के Yes, sir. Yes, sir. बीच रखोगे बिल्कुल। यस सर। अल्टीमेटली वो 0 पे जाएगा। ठीक, इसलिए 3-4 ऑब्जर्वेशंस के बाद आपको पता लगने लगेगा कि इसका बिहेवियर क्या है। अब सिर्फ एक पॉइंट बचा है जिसपे बिहेवियर चेंज हो सकता है, कौन सा पॉइंट? x equal to 1, क्यों 1 इंक्लूडेड है ना। ठीक, तो हमने कहा Yes, sir. fn at 1 को स्टडी कर लीजिए, क्या है 1 to the power n which is a constant sequence 1 1 1 1 1 कन्वर्जेस टू 1। which converges to 1। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या आप डोमेन के हर पॉइंट के लिए जो आपका पॉइंट सीक्वेंस था वो कन्वर्जेंट आया? व्हाट्स योर आंसर? आ गया Yes, सर। sir. आ Yes, गया? sir. क्योंकि हर पॉइंट के लिए फंक्शन देखो, अब लिमिट अलग हो सकती है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, इससे कोई फर्क नहीं है, कन्वर्जेंट तो आया है। इसी को कहते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। आपको नहीं लगता कि इस शब्द का ही मतलब यही था, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट? हर पॉइंट पे पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, समझ पा रहे? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, बताइए क्लियर है? यस सर। अब सर यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है, क्या आप मैं समझ नहीं पाया, क्या पूछ रहे हैं आप? ये सर ये जो हमारे पास सीक्वेंसेस, फंक्शन के जो सीक्वेंसेस हमें मिले हैं उसके जनरल टर्म में हम आर्बिट्ररी डोमेन से पॉइंट्स पुट करेंगे ताकि ये पता हम उसके नेचर को पता कर सके कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं। उसके बस जैसे ये जनरल टर्म है, ये x टू द पावर n इसका कॉम्पैक्ट Yes. फॉर्म है, तो उसके हर पॉइंट पे आपको चेक करना होगा, डोमेन के हर पॉइंट पे, उसी को पॉइंट सीक्वेंस जनरल टर्म फाइंड आउट करना ये इम्पोर्टेंट है सर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपको दे देगा, वो जनरल टर्म ही देगा, वो कभी भी Yes. आपको ऐसे पर्टिकुलर नहीं देगा, है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं ये fnx है और डोमेन इस बार ओपन है, तो आप बोलेंगे सर ये तो क्लियर मैंने ऑब्जर्व कर लिया, क्या 0 से 1 का कोई भी Convergent. पॉइंट fn at alpha will converge to 0, डायरेक्ट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आया Yes, sir. x to the power n on -1 to 0, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएं। अच्छा मैंने 1 पे ओपन रखा हुआ है, ओके 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 ओके, यस सर। ठीक है बात ठीक है आपकी, सॉरी हाँ 1 पे ओपन रखा है मैंने, यस कोई बात नहीं। यस यस, मैंने खुद ध्यान नहीं दिया कि मैंने क्या क्वेश्चन दिया, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था उसके हिसाब से चल रहा है, ठीक है वेरी गुड। अब देखिए, अब इसको हमेशा डोमेन को, जैसे मान लीजिए इस तरह से कुछ पूछा जाए आपसे, तो ऐसे बना लिया करो रियल लाइन पे, और देखो कि इसके बीच में कोई नंबर उठाओ, क्या उठाओगे? मान लो हाफ, माइनस हाफ, आपने fn at -12 बनाया, दिस इज -12 टू द पावर n, यानी कि -1 to the power n by 2 to the power n। आपको क्लियरली पता है कि ये टर्म जो है ये आइसोलेट करता घूमता है -1 to +1, लेकिन क्योंकि ये जो है वो इंफिनिटी की तरफ जाता है, इसलिए पूरे नंबर को कहाँ जाना पड़ता है? 0 पे।
ओके ठीक है। सिमिलरली आप कोई भी -1/3 उठाइए, है ना, तब भी fn at -1/3 दिस विल आल्सो गो टू 0, है ना। कोई भी नंबर उठाएंगे दिस विल गो टू 0। इसका मतलब पॉइंट वाइज यस कन्वर्जेंट। और एक चीज ध्यान देते जाइए, क्या लिमिट देखो सेम आ रही है, इसका मतलब समझ रहे हो ना, हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को भी जरा ध्यान देते जाएं आगे, है ना। तो बस थोड़ा नोटिस करते जाइए, बाकी जब कॉन्सेप्ट सीखेंगे तब करेंगे। अब यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, मैं क्वेश्चन कर दूं x to the power n in -1, 0, अब बताइए। सर ऑसिलेटरी हो जाएगा बाद में। अब यहाँ पे हाँ देखिए, सर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमेशा जब डोमेन कभी दिया जाए तो उसके एंड पॉइंट को पहले नोटिस करके चेक करिए। तो अगर x इक्वल टू -1 रखेंगे तो fn at -1 विल बी -1 to the power n which is Infinity. नॉन कन्वर्जेंट। यस सर, फाइनाइटली ऑसिलेटरी। और एक भी पॉइंट पर अगर फंक्शन ने कन्वर्जेंस फेल कर दिया तो अल्टीमेट रिजल्ट तो हो पूरा- जाता है नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का लिटरल मीनिंग भी वही है कि पॉइंट वाइज मतलब हर पॉइंट पे कन्वर्जेंस सीक्वेंस ही मिलनी चाहिए। एक भी पॉइंट ऐसा फेल हो जाता है तो हम लोग सीधा लिख देते हैं नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ठीक है भाई, क्लियर है। अब भले ही देखो -1 को अगर आप छोड़ दें तो हर पॉइंट पे ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, हर पॉइंट पे पॉइंट यस सर। यस सर। हाँ, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस के बारे में। आगे और कोशिश Sir. करेंगे उसको डिटेल में पढ़ने की। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना। विल मीट टुमारो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।